गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाली लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बैटल ऑफ खानवा। इस वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बैटल ऑफ खानवा के कंक्लूजन क्या थे और कैसे उसके बाद बैटल ऑफ घाघर हुआ। बैटल ऑफ घाघर कब हुआ? 6 मई 1529। और बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था? उससे पहले 16 मार्च 1527। तो लगभग इन 2 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैटल ऑफ घाघर हुआ। बैटल ऑफ खानवा में राणा संगा जी की हार हुई थी। बैटल ऑफ खानवा ये पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, और जो स्टूडेंट्स को और कुछ भी डाउट है तो पहले वाले क्लास को देखना होगा। सभी मेरे चैनल्स पे दिए गए हैं, आप देख लो, लेक्चर वाइज नंबर वाइज है, इसको आप एक बारी रीडिंग करके देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो कि कंक्लूजन्स क्या थे बैटल ऑफ खानवा में। राणा संगा जी जब हार गए तो उनके कंक्लूजन्स क्या थे? पहला कि दिल्ली और आगरा, दिल्ली एंड आगरा किसके अंडर आ गया? बिल्कुल बाबर के अंडर आ गया। अब कौन राजा था यहाँ का? बाबर था राजा यहाँ का। सेकंड, मालवा किसके पास आ गया? बाबर के पास आ गया। तीसरा, अब कहोगे सर चित्तौड़ भी आ गया होगा। नहीं, चित्तौड़ अभी भी राजपूत के पास था, राणा के पास था। ठीक है, अगर राणा वापस से, इसलिए राणा को जहर देके मारा गया था, जहर दिया गया था खाने में राणा जी को। अगर वो वापस से, महमूद लोधी भी जिंदा था, महमूद लोधी अभी बताऊंगा, गुजरात में छिपे बैठे थे। तो अगर राणा संगा जी वापस से बाबर से लड़ते तो चित्तौड़ भी चली जाती हाथ से, मालवा तो जा ही चुका था आपके हाथ से, आधा अलवर ले ही लिया मेवात से, राजा हसन खान मेवाती से आधा अलवर ले लिया बाबर ने, मालवा ले ली पूरी, आगरा भी चला गया। तो यही नोबल्स का कहना था, राणा संगा के मंत्रियों का कहना यही था कि सर अगर आप फिर से लड़ोगे बाबर से तो चित्तौड़गढ़ भी चला जाएगा आपका। क्योंकि राणा संगा जी के दिमाग में यह था कि वापस से महमूद लोधी, जो इब्राहिम लोधी का छोटा भाई था, उसके पास अभी भी आर्मी थे। कहां? बिहार में। बिहार के रीजन में अभी भी अफगानों का बहुत बड़ा आर्मी था, बैठा था, अभी भी था। तो राणा संगा जी के दिमाग में यही था कि मैं वापस से उठूंगा, वापस से लड़ूंगा। किसके बदौलत? महमूद लोधी, जो अफगानों का राजा था, और अफगान के आर्मी कहां थे? बिहार में थे। लेकिन इससे पहले कुछ होता, राणा के मंत्रियों ने राणा संगा जी को खाने में जहर दे दिया और उनकी मौत हो जाती है। कहां? कल्पी में, उत्तर प्रदेश में एक कल्पी है, कानपुर के साउथ, यहाँ पे कल्पी में, यहाँ पे संगा जी की डेथ हो जाती है, जहर देके मार दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब बाबर के दिमाग में यह होता है कि अब उसे अपनी पूरी टेरिटरी आगे, आगरा से भी आगे तक ले जानी है। मतलब मालवा को तो पूरा अच्छे से ले जाना। तो मालवा में एक एक पूरा रीजन था, एक राजा अभी भी नीचे नहीं झुका था, वो थे चंदेरी के राजा मेदिनी राय। मेदिनी राय अभी भी बाबर के अंडर नहीं आए थे, बाबर की केस को सोवरेन नहीं माना था। बाबर को अभी भी उन्होंने अपना राजा नहीं स्वीकारा था। किसने? मेदिनी राय ने। और मेदिनी राय को हराने के लिए और ऊपर से बाबर को पूरे मालवा पे आधिपत्य साबित करने के लिए भी कूच किया आगरा से चंदेरी कोट पे, चंदेरी के किले पे। और वहां चंदेरी के किले पे लगभग जितने भी उस किले में राजपूत थे, अपने आखिरी सांस तक वो लड़े हैं और उन्होंने शहादत दी, बलिदान दी। और बाबर इस पे भी नहीं रुका और
चंदेरी के किले के अंदर जितनी भी राजपूत छत्रांगियां थी, जो शेरनियां थी, उन्होंने जौहर किया। चंदेरी के किले की लड़ाई ये है। स्टूडेंट्स याद रखना, सबसे पहला जौहर हुआ था वो रणथंभौर के किले पे हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के हमले के कारण ही हुआ था वो जौहर। दूसरा जौहर हुआ था चित्तौड़गढ़ में, उसको भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही हमला हुआ था वहां, क्योंकि वो पूरा राजस्थान जीतना चाहता था, वह राजपूताना को हराना चाहता था अलाउद्दीन। दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। तो सबसे पहला जौहर कब हुआ? रणथंभौर। उसके बाद चित्तौड़गढ़। इसलिए मैं कहता हूं कि राजपूतों ने बहुत बलिदान करा है एक्चुअल में। उसी तरह से चंदेरी में भी, मालवा में, मालवा यहां पकड़ लो, यहां होगा मालवा, यहां चंदेरी है, बाबर यहां था, पूरे मालवा को उसने अपने कब्जे में लिया, अपने आधिपत्य में एक करा उसने, आगरा से चंदेरी तक। उसके बाद अब क्या होता है, चंदेरी में जब चंदेरी को जीत गया बाबर, तो डिस्टर्बेंस कहां स्टार्ट हो जाती है? बिहार, अफगानों के गढ़ में, पठानों के गढ़ में। अब बाबर इससे ज्यादा गुजरात में जाता, क्योंकि महमूद लोदी कहां छिपा था? गुजरात में छिपा था। तो बाबर का नेक्स्ट एम क्या होता? गुजरात होता। उससे पहले उसे गुजरात पे वो अटैक करता, उससे पहले डिस्टर्बेंस कहां स्टार्ट हो गई? यहां, बिहार में। और बाबर को चंदेरी जीतने के बाद डायरेक्ट आगरा आना पड़ गया। आगरा यहां पकड़ लो। बाबर कहां से आया? चंदेरी से आगरा आया। और आगरा से अब उसे कहां जाना है? छपरा। यहां कुछ करना ईस्ट में, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया अभी भी अफगानों के अंडर था। और बंगाल में कौन थे? बंगाली सल्तनत। उसके राजा कौन थे? नुसरत शाह। नुसरत शाह, ऐसा कहा जाता है कि नुसरत शाह जो थे वो बंगाल के समय जब वो राजा थे, वो गोल्डन एज था बंगालियों का, बंगाल का। बहुत अच्छे राजा थे नुसरत शाह। अब क्या होता है, बाबर कहाँ है? आगरा में। महमूद लोदी कहाँ छिपा था? अब कंफ्यूजन में चौथा कंफ्यूजन क्या हुआ? महमूद लोदी कहाँ छिपा हुआ? जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, महमूद लोदी। स्टेप इन, कहां भागा वो? इन गुजरात। वो गुजरात में जाके शरण ले लिया, छिप गया गुजरात में। अब इतने में प्लानिंग हो ही रही थी कि 1528 30 जनवरी को कौन मर गए? राणा संगा। अब महमूद लोदी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब वो सोच लिया था कि अब उसे खुद को ही लड़नी होगी ये लड़ाई। किसके अगेंस्ट? बाबर के अगेंस्ट। तो महमूद लोदी गुजरात, मान लो इधर है, गुजरात से फिर वो निकल के गया कहाँ? पहुंच गया बिहार, अपने इलाके में, अपने किंगडम में, अपने राज्य में। कौन चला गया? महमूद लोदी। महमूद लोदी कहाँ है? यहाँ है। ठीक। आगरा में क्या, कौन है? बाबर है। बाबर को सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि महमूद लोदी यहाँ पे रिबेलियंस के साथ, अफगानों के साथ एक युद्ध लड़ना चाहता है। अब बाबर आगरा से निकलता है 1529 में, बिल्कुल जनवरी में। जनवरी 1529 में बाबर निकलता है आगरा से, और वो कहां पहुंचता है? डायरेक्ट चुन्नार। अब चुन्नार से पहले पहुंचने के पहले
मैं आपको तैयारियां बताता हूं, प्रिपरेशन बताता हूं महमूद लोदी का। महमूद लोदी यहाँ पे तीन सरदारों से मिलता है, 3 लोगों से मिलता है। पहला महमूद लोदी का प्रिपरेशन बता रहा हूं भी आपको, वो कैसे बैटल को प्रिपेयर किया था। प्रिपरेशन ऑफ बैटल ऑफ घाघर। पहला उसने किससे बात करी? सुल्तान जलालुद्दीन शिरकी। ये सब बाद में सरेंडर करेंगे, इसलिए बता रहा हूं इनका नाम। सुल्तान जलालुद्दीन शेरकी। अब सुल्तान जलालुद्दीन शेरकी कौन थे? सुल्तान जलालुद्दीन शेरकी राज परिवार के, मतलब कि इन द सेंस जब लोदी डायनेस्टी से पहले, मतलब कि महमूद लोदी जिस डायनेस्टी का, लोदी डायनेस्टी के सबसे आखिरी राजा कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक, तो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, तो वो तो लोदी डायनेस्टी के हुए। तो इस लोदी डायनेस्टी से पहले कौन डायनेस्टी आई थी दिल्ली सल्तनत में? वो आई थी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के कौन थे ये? सुल्तान जलालुद्दीन शेरकी सैयद डायनेस्टी के थे। तो सैयद डायनेस्टी के थे, तो मतलब ये शाही खानदान से थे। तो ये भी चाहते थे कि एक बार जंग जीत लेंगे तो आधा राजपाट किसका होगा? सुल्तान जलालुद्दीन शेरकी का, सैयदों का। क्योंकि एक वक्त में तो पूरे दिल्ली, पूरा आधा नॉर्थ इंडिया किसके अंडर था? सैयदों के अंडर था। सैयदों ने बहलोल लोदी को, जो फाउंडर थे लोदी के डायनेस्टी के, उनको अपना पद दे दिया था कि आओ दिल्ली संभालो। तो सुल्तान जलालुद्दीन शेरकी वापस से अपना पूरा राज्य तो नहीं कह लो, पूरा नॉर्दर्न इंडिया तो नहीं कह लो, लेकिन थर्ड पार्ट तो मिलेगा, क्योंकि 3 का अलियंस होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको, 2 और हैं अलियंस में, तो मैं आपको 2 और नाम बताऊंगा। तो तीसरा भाग तो मिलेगा पूरे नॉर्दर्न इंडिया का। तो फिर भी वो भी बहुत बड़ा भाग था सुल्तान जलालुद्दीन शेरकी के लिए, इसलिए वो लड़ रहे थे। तो प्रिपरेशन क्या था बैटल ऑफ घाघरा का? महमूद लोदी ने किनसे बात करी? सुल्तान जलालुद्दीन शेरकी को अपने अंडर लिया कि आओ मेरे साथ लड़ो, मैं तुम्हें 1/3 भाग दे दूंगा। पहला चीज। दूसरा, सुल्तान जलालुद्दीन खान लोहानी। सुल्तान जलालुद्दीन खान लोहानी, इब्राहिम लोदी जो था, तो वो जब अपने मैच्योर फेज में था, मतलब कि इब्राहिम लोदी जब राजा था, तो वो बहुत ज्यादा वो सेंट्रलाइजेशन कर रहा था, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको बैटल ऑफ पानीपत में। तो वो जब सेंट्रलाइजेशन चाहता था तो सभी नोबल्स को वो परेशान करता था। तो नोबल्स में जलालुद्दीन लोहानी भी थे, जलालुद्दीन खान लोहानी भी थे। वो भी बहुत परेशान थे इब्राहिम लोदी से। तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ इन्होंने भी रिवोल्ट करा था। सुल्तान जलालुद्दीन लोहानी के अंडर ही शेरशाह सूरी भी काम करता था। बिल्कुल ध्यान सुनना, सुल्तान जलालुद्दीन खान लोहानी के अंडर शेरशाह सूरी काम करता था, जो कि बाद में इस देश का, पूरे दिल्ली का शहंशाह बनेगा।
वो अगले क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी सुनो। सुल्तान जलालुद्दीन लोहानी किसके साथ आया? महमूद लोदी के। क्यों? ताकि 1/3 पार्ट इससे भी मिल जाए। ये किसके साथ था? महमूद लोदी के साथ था। शेरशाह सूरी भी लिख देता हूं। शेरशाह सूरी भी लिख देता हूं। अब तीसरा कौन? खुद महमूद लोदी। आपको पता ही है, ये ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी। महमूद लोदी को एज अ सुल्तान शो किया गया था बैटल ऑफ खानवा में। महमूद लोदी के नाम पे सोने के सिक्के जारी किए गए थे राणा के कैंप से। दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया था महमूद लोदी को। गोल्ड कॉइन्स were prepared in the name of सुल्तान महमूद लोदी। मतलब कि अगर राणा संगा जी जीत जाते तो आगरा तक तो राजपूताना होता ही, लेकिन आगरा से ऊपर पंजाब तक, क्योंकि बाबर को राणा संगा क्या बोले, तुम पंजाब से उधर जाओ। मतलब कि इंदस नदी के राइट हैंड साइड तक महमूद लोदी का राज्य होता। महमूद लोदी के नाम पे उन्होंने सोने के सिक्के जारी करवाए थे राणा संगा जी ने। और बैटल ऑफ घाघर तक हमारा राजा जिंदा है, ऐसा शो किया गया था, लोगों को प्रस्तुत किया गया था। और इसलिए जब महमूद लोदी जब बिहार में आता है तो सारे अफगान एक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका राजा वापस से आ गया और बाबर से हम टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, तो कितने अफगान कलेक्ट होते हैं? लगभग 1 लाख। बाबर वर्सेस महमूद लोदी। इसकी सेना कितनी थी? 1 लाख अफगानों की थी और इनकी 50,000 ही थी, वापस से 50,000। अब इस 1 लाख सेना को लेके महमूद लोदी कहां पहुंचते हैं? वाराणसी। वाराणसी पहुंचने के बाद वो चुन्नार के किले पे पहुंच जाते हैं। चुन्नार के किले पे पहुंचने के बाद ही बाबर आगरा से निकलता है। उसे पता चलता है कि उन्होंने चुन्नार को घेर लिया है। चुन्नार के किलों को घेर लिया था। किसने? महमूद लोदी के सैनिकों ने। तो वो बाबर जैसे ही आगे पहुंचता है, जैसे ही पास आने लगता है, तो बाबर के अप्रोच से, बाबर के सैनिकों के आतंक से डर के चुन्नार को कौन खाली कर देते हैं? महमूद लोदी के सैनिक। महमूद लोदी के सैनिक डर के भाग जाते हैं। अब वो कहां पे कैंप लेते हैं? घाघर नदी और गंगा नदी के कन्फ्लुएंस, मतलब मिलाप जहां होता है, जहां पे दोनों संगम होता है। घाघर नदी और गंगा नदी का संगम कहां होता है? छपरा में। छपरा कहां है? सारण डिस्ट्रिक्ट में। सारण डिस्ट्रिक्ट में छपरा है। ठीक है, छपरा
कहाँ है? सारण डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ पे घाघर नदी और गंगा नदी मिलती है और यहीं पे होता है बैटल ऑफ घाघर। अब आप कहोगे सर ये मैंने क्यों लिखा है नुसरत शाह किंगडम। अब महमूद लोदी अफगानों का साथ दिया था किसने? चौथा नुसरत शाह। किंग ऑफ बंगाल। बंगाली सल्तनत के राजा थे नुसरत शाह। नुसरत शाह चाहते थे कि उनका किंगडम और फैले, मतलब कि यहां तक, मतलब कि ये घाघर नदी से राइट हैंड साइड, घाघर नदी के राइट हैंड साइड नुसरत शाह का किंगडम है, पूरा बंगाल वाला एरिया। छपरा के राइट हैंड साइड नुसरत शाह का किंगडम है। नुसरत शाह क्या चाहते थे कि वो एक्सपेंशन चाहते थे, एक्सपेंशन पॉलिसी में थे, वो एक्सपेंशन पॉलिसी को अपनाए हुए थे नुसरत शाह। वो चाहते थे कि एक बार ही अगर वो जीत गए बाबर से तो वो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंशन करेंगे, ये टेरिटरी और बढ़ाएंगे। कहाँ? पूरा बिहार किसके अंदर आ जाएगा? नुसरत शाह के अंदर आ जाएगा। जबकि नुसरत शाह उसमें पीस एलियंस में थे, शांति समझौता हो रखा था बाबर और नुसरत शाह में। बाबर नहीं लड़ना चाहता था बंगाल से, नुसरत शाह से बंगाल जितना नहीं चाहता था। वो शांति ट्रीटी हो रखी थी, पीस ट्रीटी हो रखी थी। किसके बीच में? नुसरत शाह और बाबर के बीच में। अब जब बाबर चुनार पहुंचता है तो ये कौन भागता है यहां से? महमूद लोदी के सैनिक। कहां छिप जाते हैं? छपरा में, सारण में। छपरा में, सारण में छिप जाते हैं। अब बाबर बढ़ता है यहां से आगे। अब इस टेरिटरी में ये क्या है? ये बॉर्डर है, इसके आगे किंगडम किनका शुरू होता है? नुसरत शाह से। तो बाबर किससे अनुमति मांगेगा कि मेरे एनिमीज को आप शरण मत दो? किनसे कहेगा? नुसरत शाह से कहेगा बाबर। तो बाबर ने लेटर लिखा, अपने एक आदमी को भेजा नुसरत शाह के किंगडम में, नुसरत शाह के दरबार में, कि हमारे एनिमीज को श्रेय मत दो, हमारे दुश्मनों को श्रेय मत दो, हम दोनों दोस्त हैं। नुसरत शाह उस समय कोई भी जवाब नहीं देते और बाबर चाहता था कि ये जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो, क्योंकि काबुल में कुछ डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो चुका था। मैंने पहले ही बोल चुका हूं, मैंने पहले ही बताया कि उज्बेक से बाबर को हमेशा डर रहता था कि वो कभी भी अटैक हो सकता है उज्बेक से, ऑटोमन टर्क से। तो वापस से काबुल में डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। तो बाबर चाहता था कि जल्दी से ये युद्ध को निपटा कर, ये बैटल को निपटा कर वापस से वो कहां जाए? काबुल जाए। इसलिए उसने नुसरत शाह से लड़ने की कोई गुजारिश नहीं रखी। नुसरत शाह से वो लड़ना इसलिए भी नहीं चाहता था क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज्यादा फैल जाता, क्योंकि वो जानता था कि महमूद लोदी के आर्मी तुरंत सरेंडर कर देंगे। वो इतनी मजबूत आर्मी नहीं थी उस वक्त। और यही हुआ कि धीरे धीरे करके सारे सरेंडर होने लग गए। सबसे पहले सरेंडर कौन हुआ? सुल्तान जलालुद्दीन शेरकी। ये बाबर के कहने पे तुरंत नतमस्तक हो गए और इन्होंने सरेंडर कर दिया। सेकेंड जिसने सरेंडर किया वो सुल्तान जलालुद्दीन खान लोहानी, इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। साथ ही साथ
शेरशाह सूरी ने भी इनके अंडर ही काम करता था, इन्होंने ही सरेंडर कर दिया, ये भी जाकर सरेंडर हो गया कि हम नहीं लड़ सकते आपसे। तीसरा बचा महमूद लोदी, जो कि बैटल ऑफ घाघर में अकेला बैठा था। किसके किंगडम में? नुसरत शाह के किंगडम में। अब बाबर ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता था। बाबर ने कहा कि आप घुसो, आर्मी को कह दिया कि तुम घुसो नुसरत शाह किंगडम में और इनको पकड़ो, इनको खत्म करो। बाबर जैसे ही अंदर घुसता है सारण डिस्ट्रिक्ट में, छपरा में, युद्ध स्टार्ट होता है, लड़ाई शुरू होती है। महमूद लोदी के सैनिक एक तो के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो भी सरेंडर कर देते हैं। इस सरेंडर के बाद पूरे बिहार पे, मतलब नुसरत शाह का किंगडम, नुसरत शाह भी तुरंत जैसे ही सरेंडर करता है, महमूद लोदी के आर्मी ने जैसे ही सरेंडर करा, नुसरत शाह ने भी पीस अलायंस, पीस ट्रीटी को वापस से जो इन्वॉय गया था बाबर से नुसरत शाह किंगडम में, उसकी बात को, शर्त को वो मान लेता है, शांति समझौता पे वापस से कायम हो जाते हैं। कौन? नुसरत शाह। तो नुसरत शाह जी भी गायब हो गए इस रेस से। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ घाघर, उसी समय ये भी नतमस्तक हो गए, ये भी साइड हो गए। बच्चे कौन? महमूद लोदी। तो इनके भी आर्मी क्या हो गए? सरेंडर कर दिए, तो ये भी गए, खत्म। उनके आतंक से, बाबर के सैनिकों के आतंक से ये डर के, ये भी बैटल ऑफ घाघर में इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। तो अल्टीमेटली कौन बना? नुसरत शाह के किंगडम को छोड़ के पूरे ईस्टर्न इंडिया का कौन शासक बना? बाबर। बाबर हेड बना। बाबर ये जानता था कि मैं यहाँ का नाम का शासक हूं, अगर मैंने इन नोबल्स को, इन अफगान नोबल्स को इनकी जागीरें नहीं दी तो ये वापस से रिवोल्ट करेंगे और मैं रहूंगा काबुल में, क्योंकि काबुल में डिस्टर्बेंस हो गई है, तो मैं वहां ध्यान कैसे दूं? इसलिए बाबर ने मनचाहा जागीर दिया सभी अफगान के नोबल्स को, सुल्तान जलालुद्दीन शेरकी को भी, सुल्तान जलालुद्दीन लोहानी को भी, और महमूद लोदी के मंत्रियों को भी, इसके भी अफगान नोबल्स, अफगान जो चीफ थे, सरदार थे, इनको भी, सबको अच्छी खासी जागीरें देके बाबर ने ये टेंशन खत्म करा। और वो कहां चला गया? बाबर काबुल की ओर चला गया। अब बाबर अपने इस ईस्टर्न इंडिया के झमेलों से बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुका था। इतने में क्या होता है कि उसकी तबीयत ड्यूरिंग द बैटल ऑफ घाघर भी तबीयत खराब थी, सही तबीयत नहीं थी बाबर की। इसलिए बाबर का डेथ कब होता है? 26 दिसंबर 1530 को बाबर खत्म हो जाता है, मर जाता है। डेथ ऑफ बाबर ऑन 26 दिसंबर 1530। और किसको राजा बनाता है? अपने सबसे बड़े बेटे, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, हुमायूं। बाबर के 4 बेटे थे और बाबर मरते मरते हुमायूं को एक बात कहा था कि बेटा, तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो और मैं जानता हूं कि तुम कभी भी अपने भाइयों के साथ गलत नहीं करो, चाहे तुम्हारे कितने भी भाई गलत करें तुम्हारे साथ, तुम बड़े हो, तुम बड़े होने के नाते उन्हें माफ करो। और आगे आने वाली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हुमायूं के भाइयों ने इतना परेशान किया हुमायूं को, फिर भी हुमायूं अपने बाबर, अपने पिता से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता है। अंतिम
अंतिम अंतिम तक हुमायूं बाबर से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता है। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि कैसे। तब तक के लिए